पूनम पूरे घर का काम करके आराम से सोफे पे बैठी ही थी कि तभी वहाँ पूनम की सास माला गंदे पैर लेकर आती है और पूरा घर गंदा कर देती है। ये देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, माँ जी ये क्या किया आपने? मैंने अभी अभी पूरा घर साफ किया था और आपने फिर गंदा कर दिया। मैं क्या पागल हूँ जो बार बार घर साफ करती रहूँ? बहू, थोड़ा सा ही तो गंदा हुआ है ना घर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। और तू कौन सा कुछ कर रही है, आराम ही तो कर रही है ना। दोबारा काम करना भी पड़ जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कर लेना साफ। माँ जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सब किया था, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। तो 5 मिनट तक तू आराम ही कर रही थी ना। तू देख बहू, मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तू इस घर की बहू है और ये सब तेरे ही काम है, तो अब काम चोरी मत कर। माला पूरे दिन पूनम पर हुक्म चलाती रहती है और पूनम बेचारी अपनी सास की हर बात चुपचाप मान लेती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते। पूनम सारा खाना बना चुकी थी और बर्तन धोने ही जा रही थी कि तभी वहाँ माला आती है और पूनम से कहती है, बहू मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट थोड़ा बहुत खराब है, तो तू मेरे लिए कुछ हल्का बना दे। माँ जी आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आपका पेट खराब है। अब जब सारा खाना बन चुका है तो आप बता रही हो कि ये खाना आप नहीं खा सकती हो, तो इसका क्या होगा? तू खा लियो या फिर तू देख लियो कि क्या करना है इसका। मेरा तो कल रात से ही पेट कुछ सही नहीं चल रहा, तो मैं नहीं खा पाऊंगी ये सब। माँ जी सच में आप ना हद करती हो। आप जानबूझकर मेरा काम बढ़ाती हो, मुझे परेशान करती रहती हो। आपको मजा आता है क्या मुझे ऐसे परेशान करने में? बहू थोड़ा तमीज से बात कर, मैं तेरी सास हूँ, कोई सहेली नहीं हूँ जो कुछ भी बोल रही है। और हद तो तू कर रही है। थोड़ा काम क्या बोल दिया मैंने तुझे, तू तो काम में ऐसे दिल चुरा रही है जैसे पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। देख मैं भी घर की बहू रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे नाटक नहीं किए तेरी तरह। माँ जी को पता नहीं कौन सा परम सुख मिलता है मुझे ऐसे बार बार परेशान करके। मैं कोई कमी नहीं रखती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब मजा आया ना। बहू को समय समय पर पता चलते रहना चाहिए कि वो बहू ही है, सास नहीं। जब एक ही काम को बार बार करेगी ना तब मजा आएगा। ठीक है माँ जी आप जाइए कमरे में आराम कर लीजिए, मैं तब तक बना देती हूँ आपके लिए दलिया। पूनम अपनी सास से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद पूनम की जेठानी भावना दूसरे देश से अपने पति मोहित के साथ आती है। पूनम अपनी जेठानी को देखकर काफी खुश हो जाती है। दीदी आप यहाँ? अरे आप आने वाली थी तो बता दिया होता ना, कोई आ जाता आपको लेने। हाँ बड़ी बहू, तूने कुछ बताया भी नहीं कि तू आने वाली है, अचानक से कैसे आना हुआ? माँ जी आप लोगों की याद आई तो बस हम आ गए। क्या आप लोगों को हमें यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई क्या, जो आप हमसे इतने सारे सवाल पूछने लगे? दीदी कैसी बातें कर रही हो? अरे आपको यहाँ देखकर तो हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे तो आपकी रोज याद आती है। अपनी जेठानी के आने के बाद पूनम काफी खुश हो जाती है। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि तभी एक दिन पूनम अपने कमरे में सो रही होती है। तभी वहाँ माला आकर बोलती है, पूनम बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दे। माला इतना कहती ही है कि तभी वहाँ भावना आ जाती है और बोलती है, माँ जी चाय आप खुद बना लेना, अभी मैं पूनम को अपने साथ मार्केट लेके जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है और पूनम मेरी मदद कर देगी। पूनम तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बहू मैं क्यों बनाऊंगी चाय, और तुझे मार्केट जाना है तो मेरे साथ चल। बस तू थोड़ा इंतजार कर, मैं अभी चाय पी लेती हूँ, फिर हम दोनों ही साथ में चलते हैं। नहीं माँ जी आपकी चाइनीज बहुत खराब है, और वैसे भी हम पहले मूवी देखने जाएंगे, फिर वहाँ से शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। इस उम्र में आप कहाँ जाओगी मूवी देखने, और आपको तो मूवी समझ में भी नहीं आएगी। बहू तुम मूवी देखने जा रही है, मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ। मैंने कभी बड़े पर्दे पर मूवी नहीं देखी, आज मैं तेरे बहाने बड़े पर्दे पर भी मूवी देख लूंगी ना। माँ जी कल ही तो आप पूनम से अपने पैर दबा रही थी, और कल आपके सर में भी दर्द था, तो आप आराम करो ना। भावना अपनी सास को अपने साथ नहीं लेकर जाती है और पूनम को ही लेकर जाती है। जब से घर की बड़ी बहू आई थी तब से पूनम को काफी आराम मिलने लगा था, क्योंकि भावना हर बार पूनम को डबल काम से बचा लेती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद पूनम और भावना काफी रात में घर आते हैं। दोनों काफी थके हुए थे। तभी माला कहती है, अरे तुम दोनों को फुर्सत मिल गई घर आने की, ये कोई टाइम है क्या घर आने का?
कहीं भी रात में घूमती रहती हो, शरीफ घर की बहू ऐसा करती हैं क्या? माँ जी, शरीफ घर की बहुएं आत्मनिर्भर होती हैं, और हम तो बस आसपास ही गए हैं मेरी फ्रेंड के घर। अब वहाँ से आने में देर हो गई तो हमारी क्या गलती है? आप भी क्या सुनाती रहती हो पूनम को? वही तो दीदी, माँ जी को तो बस बहाना ही चाहिए होता है मुझे सुनाने के लिए। छोटी बहू को बड़ी बहू का साथ क्या मिल गया, उड़ने ही लगी है तो। अरे ये तो दूसरे देश में रहती है, इसका समझ भी आता है, लेकिन तू तो यही रहती है ना, तुझे घर की ही नहीं पड़ी? माँ जी प्लीज, मुझे घर की अच्छे से पड़ी भी है और मैं घर का काफी अच्छे से ख्याल भी रखती हूँ। अगर आपको नहीं दिखता है तो पहले अपनी आँखों का इलाज करवा लो, क्योंकि आपको दिखाई देना बंद हो गया है। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है बहू। चल, काफी रात हो गई है, मैं बहस नहीं करना चाहती तुझसे। तू जरा मेरे कमरे में आ जा, मेरे सर में दर्द हो रहा है और घुटनों में भी काफी तेज दर्द है, मालिश कर दे आकर। माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई हैं। कभी आपके घुटनों में दर्द होता है तो कभी आपकी कमर में दर्द होता है। आप जाओ डॉक्टर से दवाई ले आओ, कहीं आपकी पोता पोती देखने से पहले ही आप निकल लो। माँ जी, ये बात तो दीदी ने बिल्कुल सही कही, मुझे भी यही लगता है। अच्छा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, आप भी सो जाना। और बहू, खाने का क्या? मैंने बनाया नहीं है और ना ही कुछ खाया है मैंने अब तक। तो एक दिन माँ जी अब भूखे पेट ही सो जाओ ना। वैसे भी आजकल आपका पेट कुछ ज्यादा ही खराब रहता है, दस्त लगे रहते हैं, खाना ही नहीं खाओगे तो कुछ होगा ही नहीं। बड़ी बहू तो पहले से ही मॉडर्न थी, लेकिन छोटी को भी जब से बड़ी बहू का साथ मिला था वो भी अब मॉडर्न हो चुकी थी। माला अब अपनी छोटी बहू को देखकर काफी बुरा महसूस करती थी, क्योंकि उसने उससे पहले बहुत बुरा बर्ताव किया था अपनी छोटी बहू के साथ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब पूनम जॉब करना शुरू कर देती है और जब पूनम की जॉब का पहला दिन होता है तो वो तैयार होकर जाती है। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर? माँ जी, अब से पूनम भी नौकरी करेगी। घर में अब कमाने वाले एक ही थोड़ी ना हो सकता है, और भी तो ज्यादा होने चाहिए ना, ताकि घर अच्छे से चले। नौकरी? अरे तेरी नौकरी किसने लगवाई और तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? माँ जी, मैंने लगवाई है पूनम की नौकरी। अब इसका भी तो परिवार बढ़ेगा ना, और परिवार बढ़ने के साथ साथ अगर काम करने वाले लोग भी बढ़ जाए तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा, तभी तो अब मैं नौकरी करना शुरू कर रही हूँ। छोटी और बड़ी बहू के आगे अब माला की एक नहीं चलती और बड़ी बहू का साथ पाकर पूनम भी अब खुलने लगी थी। स्वाति अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी स्वाति के मुंह पर छत की पपड़ी आकर गिर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ अनीता और भाई लोकेश को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। माँ, भाई जल्दी से यहाँ आओ। स्वाति की आवाज सुनकर दोनों आ जाते हैं और उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ? तू क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? आसमान गिर गया या जमीन फट गई? अरे आसमान ही गिर गया है, ये देखो पपड़ी मेरे मुंह पर गिरी है। मैं कब से बोल रही हूँ कि अब हमें घर बदल लेना चाहिए। एक तो वैसे ही हम किराए के घर में रहते हैं और ये भी इतना पुराना हो गया है। पुराना हो गया है इसीलिए इसका कम किराया जाता है। अभी अगर किसी अच्छे घर में रह रहे होते तब तो किराया भी इतना जाता कि कुछ खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते हमारे पास। माँ, बस कुछ पैसों के लिए क्या हम इस पुराने घर में आत्मा की तरह भटकते रहेंगे? आज ये पपड़ी गिरी है, कल को तो पूरी छत ही गिर सकती है ना मेरे ऊपर। माँ, स्वाति बिल्कुल सही कह रही है। सच में घर तो बहुत पुराना हो गया है और जब से सड़क बनी है ना तब से तो अंदर घुस गया है। अपने किसी दोस्त को यहाँ लाने में शर्म आ जाती है मुझे। देखा माँ, भाई को भी अब यही लगता है कि अब तो घर बदलना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए। तुम दोनों बच्चे समझते क्यों नहीं हो? महंगाई वैसे ही इतनी बढ़ गई है, कमाने वाला एक लोकेश ही है, हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, दूध दही का खर्च निकल आता है, जिससे अब हम इतनी महंगाई में ऐशो आराम वाली जिंदगी तो नहीं बिता सकते ना। कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ेगा हमें। माँ, समझ तो आप नहीं रही हो। अरे मैं तो ये कहूँगी कि अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। स्वाति, रहने दो, माँ सही कह रही है। अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ हमें बोलने नहीं देती और पहले ही नया घर बनवा देती, लेकिन जब है ही नहीं तो माँ भी क्या कर सकती है इसमें। लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो, मैं अभी मकान मालिक को बोलकर ये ठीक करवाती हूँ। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए के पुराने घर में रहती थी, जहां अनीता और उसके बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था।
पैसे ना होने के कारण वो लोग नया घर नहीं ले पा रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता की पड़ोसन कांता आती है और अनीता से कहती है, अरे ओ अनीता, कहाँ है? जरा बाहर तो आ। आंखें खराब हो गई है क्या? यही तो हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या तुझे मैं? अरे तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर लाई है? जरा बता तो सही। तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। लड़की का परिवार भी बहुत अच्छा है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने मत दे अनीता। लेकिन अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो वो हमारे घर से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम लोगों का तो अपना घर भी नहीं है और नई बहू को क्या हम किराए के घर में लाएंगे? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों को लोकेश का बर्ताव काफी पसंद आया। कह रहे थे कि एक बार जब वो मेरे घर आए थे तब लोकेश से मिले थे और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे सामने से आकर कहा कि वो लोकेश से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो एक बार हमें उन लोगों से मिल लेना चाहिए। मैंने उन्हें कल बुलाया है। एक बार मिल ले, देख ले लड़के को, सारी बात कर ले, और अगर फिर भी लड़की ठीक ना लगी तो मत करना शादी। लेकिन देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अनीता की बात कांता मान लेती है और अगले ही दिन लड़की का पूरा परिवार आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बात करते हैं और दोनों परिवारों को एक दूसरे का परिवार पसंद भी आता है, जिसके बाद रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद घर में खुशियां तो आती ही हैं, लेकिन अनीता फिर भी एक जगह उदास बैठी थी। ये देखकर लोकेश अपनी माँ के पास जाता है। माँ क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अब तक हम लोग इस पुराने से घर में रह रहे हैं और अब जब हमारी नई बहू आएगी तो क्या वो भी इस पुराने घर में रहेगी? माँ आप ही तो कहती हो ना कि अभी इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो एक नया घर बनाने जितना खर्चा क्यों करना? आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन देखिएगा हमारे पास एक नया घर होगा। अब तो तुम बच्चों ने ही सब देखना है, मेरा क्या है? मेरी तो उम्र हो चली है, आज हूँ कल नहीं। माँ यार आप ऐसी बातें मत किया करो, आप कुछ भी बोल देती हो, सोचती भी नहीं हो हमारा क्या होगा। लोकेश अपनी माँ को समझाता है और कुछ ही दिनों बाद लोकेश की माधुरी नाम की लड़की से शादी हो जाती है। वो घर आकर अपना ससुराल भी संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद लोकेश काम से जल्दी आता है और सीधा अपने कमरे में जाकर माधुरी से कहता है, माधुरी सबके कपड़े तुम बांध लो। लेकिन हुआ क्या? कपड़े क्यों बांध दूं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम अब और इस घर में नहीं रह सकते, अब हम इस पुराने घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो? अगर हमने ये घर छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहाँ? और मकान मालिक से आपकी कोई बहस हुई है क्या? मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? माधुरी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने जो कहा है वो करो और जल्दी से सबके कपड़े बांधो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ प्लीज अब कोई सवाल मत पूछना। लोकेश के कहने पर माधुरी कपड़े और सामान बांधने लग जाती है। जब सब तैयारी हो जाती है तो लोकेश सबको लेकर एक फ्लैट के बाहर जाता है। अनीता, स्वाति और माधुरी तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अनीता कहती है, अब तू रुक जा और चुपचाप बता कि तू हमें किसके घर लेकर जा रहा है और अपना घर क्यों खाली करने को कह रहा है? तू साफ साफ बता, ये किसका घर है? माँ कुछ देर और तो रुक जाओ, मैं आपको सब बताता हूँ, थोड़ा समय दो मुझे। लोकेश कुछ नहीं बताता और सबको लेकर एक फ्लैट में चला जाता है। इतना बड़ा फ्लैट देखकर स्वाति कहती है, भैया आप यहाँ हमें जले पर नमक डालने के लिए लेकर आए हो? ये इतना बड़ा और सुंदर फ्लैट है, हमें क्यों लेकर आए हो? भाभी आपको तो पता है ना भैया हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? माँ ये लीजिए, ये है हमारा नया घर। हमारा घर? लेकिन हमारा तो वो पुराना वाला घर था ना, ये कब लिया तूने? और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, पूरी बात बता। क्या ये सच में हमारा फ्लैट है? हाँ माँ ये हमारा फ्लैट है, आपका नया घर। वो क्या है ना, बहुत अच्छा काम किया था मैंने, तो मेरे बॉस ने ना मुझे खुश होकर ये फ्लैट गिफ्ट कर दिया। और आपको पता है इस फ्लैट के कागज किसके नाम पर है? आपके नाम पे है माँ, आपके नाम पे।
लोकेश की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और स्वाति पूरा घर देखने लगती है। उसके बाद सब लोग घर का सामान सेट करने लगते हैं और फिर नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक बार स्वाति अनीता और अपनी भाभी से कहती है, नया घर अच्छा तो बहुत है, लेकिन पुराने घर में इतने सालों तक रह रहे थे तो हमें वही की आदत है ना, इसलिए इतना मन नहीं लगता है यहाँ। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोला स्वाति तुमने। अभी शादी हुए टाइम ही कितना हुआ है और मुझे भी उस घर की आदत हो गई है। यहाँ तो छत भी नहीं है, पुराने घर में तो छत भी थी। हम वहाँ रोज शाम को छत पर बैठकर चाय पीते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब है ही नहीं। तू तो रहने ही दे स्वाति, ये नया घर है तो अलग ही होगा ना। और अब वही पुराने घर की तरह होता तो ये तुझे ही सबसे ज्यादा परेशानी होती कि जगह बदल ली, लेकिन घर तो पुराना ही है। हाँ, ये तो सही कहा आपने। यहाँ कम से कम मुँह पर पपड़ी तो नहीं गिरी ना। अब पुराने घर से नए घर में आ ही गए थे और धीरे धीरे नए घर की आदत भी हो ही जाती है। जानकी अपने बहू, बेटे और पति के साथ शहर में रहा करती थी। जानकी की बहू रानी एक संस्कारी बहू होने के साथ वर्किंग वुमेन भी थी। ऐसे ही एक दिन वरुण अपनी माँ जानकी से कहता है, माँ, हमको गांव गए बहुत साल हो गए। जब मैं छोटा था ना तो शायद हम गए थे और अब जाते भी नहीं है। क्यों ना इस वीकेंड हम सब मिलके गांव चले, बहुत मजा आएगा माँ। लेकिन बेटा, तेरी दादी बहुत सख्त मिजाज की है। मुझे तो पता है कि हर छोटी बात को बड़ा करने में कितनी माहिर है वो। अरे माँ, आप भी क्या पहले की बात लेके बैठी हो। अरे बड़ी अम्मा आप थोड़ी कुछ बोल पाएंगी, कर पाएंगी? हाँ, अरे उनकी उम्र हो चुकी है, ज्यादा क्या करेंगी, ताने देंगी, सुन लेंगे और कैसे देंगी, दांत तो होंगे नहीं उनके। अरे बेटा, ताने मार लेती तो मैं सह लूं। अरे तेरी बड़ी अम्मा तो ताने के साथ धारदार आरी जैसी जुबान से बातें फेंक कर मारती है, जो जाकर सीधा सीने में लगती है। अपनी माँ की बुराई सुनकर मनोज दोनों के पास आता है। क्या बात है जानकी, बड़े ही दिल से मेरी माँ की बुराई करने में लगी हो। बड़ा सुकून मिल रहा होगा तुम्हें तो। अजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अम्मा की बड़ी बड़ाई कर रही थी ताकि हमारे घर के बच्चों को अम्मा के बारे में कुछ अच्छी बातें बता सकूं बस। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है और ये भी मालूम है कि कौन कितना पानी में है। बस अब मैंने तय कर लिया है कि जब तुम्हें अम्मा की इतनी याद आ ही रही है तो हम गाँव चलते हैं अम्मा से मिलने, पूरे एक हफ्ते के लिए। वाह पापा, क्या विचार है आपके, मजा आ गया। अब तो मैं बहुत मस्ती करने वाला हूँ। जब से हम गांव से शहर आए ना, तब से मैं अपनी लाइफ मिस कर रहा हूँ, गांव वाली। बेटा तू तो मिस कर रहा है। अब ये सोच कि हम तो सारे गांव वाले हैं, बहू वहाँ कैसे रहेगी बड़ी अम्मा के साथ। बहू आए तो उसे बता देना कि हम गांव जा रहे हैं, वो भी छुट्टी ले ले। जानकी का इतने कहने के बाद रानी भी घर आती है। वरुण रानी को गांव के बारे में बताता है। ये बात सुनकर रानी तैयारी करने लगती है। अगली सुबह सभी लोग गांव के लिए रवाना होते हैं। कुछ सफर तय करने के बाद सभी गांव पहुंचते हैं। वैसे ही मनोज बोलता है, अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हो? अरे देखो हम किसको लेकर आए हैं। देखो तो तुम्हारी बहुरिया और पोता को लेकर आए हैं, साथ में नई दुल्हनिया भी है। क्या हुआ पापा, बड़ी अम्मा घर पे नहीं है क्या? अब हम क्या करेंगे? कहाँ गई होंगी वो? मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन वो तो नहीं दिख रही। अच्छी बात है ना, अभी नहीं दिख रही है, कुछ देर के लिए शांति तो है। अगर अभी आ गई ना तो बस शुरू हो जाएगा उनका प्रवचन। माँ ऐसा क्यों कह रही हो? अगर आप बड़ी अम्मा के बारे में ये सब बोलोगी ना तो रानी क्या सोचेगी? अरे कुछ नहीं सोचेगी, बस धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। बस कुछ देर शांति रहे, जब तक तुम्हारी बड़ी अम्मा बाहर है, बस उतनी देर के लिए। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ भगवती आती है और चश्मे को नीचे करके बोलती है, अरे मनोज बेटा तू, अरे रे कितने सालों बाद देख रही हूँ। और तू जानकी, भूल गई पैर कौन छुएगा और पल्लू कौन करेगा? जब से शहर गई है पल्लू करना भूल गई। और ये लड़का कौन है मनोज? अम्मा, ये आपका पोता है वरुण, देखो तो कितना बड़ा हो गया है। और ये है हमारी बहू वरुण की लुगाई। लुगाई? अरे ना माथे में सिंदूर है, ना कपार में बिंदी और ना साड़ी पहनी है, काहे की बहू? और जानकी, तूने कुछ सिखाया नहीं क्या अपनी बहुरिया को? देख तेरी जैसी बेशरम है तेरी बहू,
बोल उसे पल्लू लेने को। ससुर है और अपना मुंह दिखाए पड़ी है। अरे अम्मा आप भी ना, छोड़ो ये सब बात और चलो अंदर। कब से बाहर खड़े खड़े थक गए हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। हाँ, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया है। क्या सोच रही है जानकी? चल अंदर। और जानकी, अपनी बहुरिया को बोल कुछ ढंग के कपड़े पहने और सर पर पल्लू ले लिया, समझी? सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और जानकी और रानी फ्रेश होने कमरे में जाती है। माँ जी, बड़ी सास की कितनी छोटी सोच है, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं आई। और माँ जी, बड़ी सास क्या कह रही थी? पल्ला ले लो। मैं साफ साफ बता देती हूँ माँ जी, मुझे ऐसे सर पर पल्ला नहीं लिया जाएगा। बहू, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, वो हमारे बड़े हैं। अगर तुम हमेशा बड़ों का अनादर करोगी तो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मुझे आदत नहीं है पल्लू लेने की, आपको अच्छे से पता है। फिर भी आप मुझसे ये कैसे कह सकती हो कि मैं सर पर पल्लू ले लूं? साड़ी पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पल्लू, मुझे गवारों की तरह नहीं रहना। अरे बहू, बहुत हो गई बातें, अब जल्दी कपड़े बदल कर रसोई में आजा, मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। दोनों सास बहू साड़ी पहनकर सर पर पल्लू लेकर रसोई में जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक शाम जानकी की बहू रानी बाहर से घर के अंदर आती है। तभी भगवती बोलती है, क्या रे बहुरिया, कहाँ से आ रही है? देखो, हमारे गांव में जब तक हो तब तक हमको बिना पूछे कहीं मत जाना और ना हमसे पूछे घर से अपनी कदम बाहर निकालना। क्यों बड़ी सासू अम्मा, ऐसा क्यों? मैं अपने शहर में हमेशा अकेली घूमती हूँ, काम पर जाती हूँ, यहाँ क्यों इतनी पाबंदी है? मुझे नहीं पता तेरे शहर में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मेरे गांव में ये कुछ नहीं हो सकता। अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी सासू अम्मा, आपकी इतनी छोटी सोच को देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप आज भी वही हो। बस कर बहू, अम्मा के साथ कैसे बातें कर रही है? बड़ी है तो उनको पता है गांव के लोगों के बारे में, और हमारी भलाई के लिए ही वो मना कर रही हैं। मम्मी जी, आप भी गांव आकर गांव की भाषा बोलने लग गई हैं शायद। आपकी भी सोच अम्मा जी की तरह होती जा रही है, एकदम इस गांव की तरह छोटी। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अभी शहर जा रही हूँ, मुझसे नहीं होंगे इतने सारे नौटंकी। अरे हद है, साड़ी तक ठीक था, अब पल्लू भी ले लिया, अब बाहर भी इनकी मर्जी से जाऊं। घर के अंदर से रानी की चिल्लाने की आवाजें सुनकर मनोज और अरुण जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और रानी को इतने गुस्से में देखकर वरुण बोलता है, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो तुम? आखिर क्या बात हो गई? हम गांव में हैं, जरा धीरे बात क्या करो। ओहो, अब मुझे यहाँ धीरे से बात भी करनी पड़ेगी। वाह, मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर क्या हो गया? हम इतने दिन से यहाँ रुके हुए हैं, आज अचानक से तुम बड़ी माँ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हद हो गई, जब देखो कुछ ना कुछ, हमेशा किसी ना किसी काम के लिए रोक लगी ही रहती है। कभी बिना पल्लू के बाहर गई तो बोलती हैं, किसी को अपना चेहरा दिखाना है, पीरियड्स आ गए तो किचन में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, किचन अशुद्ध हो जाएगा, और अब शाम को बाहर क्यों गई? अरे भाई, इतनी छोटी सोच रखेंगी तो कैसे चलेगा? अम्मा के बारे में क्या बोले जा रही हो तुम? अम्मा की सोच ऐसी नहीं है। अरे मैं जानता हूँ अम्मा को। अच्छा, तभी तो तुम्हारी अम्मा की बोलती बंद है। मुझे नहीं रहना अब इस गांव में। अम्मा, आप सबसे बड़ी सास हो, लेकिन आपकी सोच ना बहुत ही छोटी है। जैसे रानी अपनी दादी सास को छोटी सोच वाले ताने मार रही थी, तभी जानकी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, अम्मा जी चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बस कुछ बातें ना जानो तो अच्छा है। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, तुम्हें वरुण छोड़कर आएगा, हम नहीं आएंगे। ना जानकी, तू भी ऐसी गलती करेगी तो कैसे चलेगा? जा बहू, तू भी जा इनके साथ, मनोज बाद में आ जाएगा। वैसे भी तुझे भी हमसे बहुत तकलीफ है। 1 मिनट अम्मा, अब हम भी आपके साथ रहेंगे, और इसको बता दूं कि अम्मा की सोच छोटी नहीं है, बस कुछ बातें हैं। सुन लो, पीरियड्स में तुम आराम करो, इसीलिए अशुद्ध का बहाना बनाया। पल्लू इसीलिए लेते हैं क्योंकि गांव में धूल मिट्टी उड़ती है ना, इसीलिए। और आज इसलिए बाहर जाने पे बोली
क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम पर कोई और बलाया है बस। रानी जैसे ही ये बातें सुनती है तो वो बड़ी अम्मा का पैर पकड़ लेती है और माफी भी मांगती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, और हंसी खुशी कुछ दिन रुककर शहर चली जाती है। ऐसे ही अब साल में 2 बार रानी और वरुण अपनी फैमिली से मिलने आते हैं।